प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम बीएससी पार्ट तृतीय में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था टर्न सिंबल पे, जो कि एलएस कपलिंग का ही पार्ट है। हम टर्न सिंबल निकालेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का टर्न सिंबल निकालते हैं। टर्न सिंबल के लिए जो मुख्य जो फॉर्मूला है वो ये है। टर्न सिंबल होगा टर्म सिंबल 2s+1 L और J। ये जो 2s+1 है ये है मल्टीप्लिसिटी। क्या है ये? मल्टीप्लिसिटी। जहां पर किसके बराबर है ये? n+1 के बराबर है। और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक जोड़ देंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक जोड़ देंगे, वही उसका 2s+1 होगा। s बराबर हाफ होता है। तो 2s+1 या n+1 एक ही बात है। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2s+1 है वो 2 हो जाएगा। यदि 2 है तो 2s+1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। एक एग्जांपल लिया हमने D1 के लिए। D1 में पता चल गया हमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो n+1 कितना हो गया? 1 + 1 बराबर 2। तो 2 आ गया, ये टर्म सिंबल आ गया। तो s की वैल्यू हाफ हो जाएगी, बताया अभी आपको। तो 2s+1 तो 2 × 1 हाफ +1। तो ये 2 बच गए, तो मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि D में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है। जैसे D ये वाला है, D ये वाला है, तो ये +2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? +2 में। तो फिर ये L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू कितनी होगी? ये यहाँ पे L की वैल्यू है। L की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। L की वैल्यू 2 होगी। L की वैल्यू 2 हो गई तो L की वैल्यू का हमें पता है। L की वैल्यू 0 होती है तो S, और L की वैल्यू यदि 1 होती है तो P, और L की वैल्यू यदि 2 होती है तो D। तो ये क्या आ गया हमारे पास? L की वैल्यू 2 है तो ये D आ गया, ये 2 आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन तो 2D हो गया। अब हम यदि D2 के बारे में बात करें, D1 था, D2 के बारे में, तो D2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो +2 + 1। तो अब यहाँ पर हम लोग वही सेम मल्टीप्लिसिटी n+1 की बात करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 + 1 बराबर 3। ये तो आ गया 2s+1। और उसके बाद में L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू +2 और +1 3 हो गए ना, ये 3 हो गई। 3 के लिए क्या जाता है? F, तो ये कितना आ जाएगा? 3 पड़ जाएगा। तो ये जो J की वैल्यू है ना, ये L + S से L - S होती है। ये जो J की वैल्यू है ये होती है L + S से L - S। तो जैसे ये 3 है, L कितना है? 3 है, और तो कितना आ जाएगा ये? J की वैल्यू 3, जैसे ये था 3 F3 3F2 3F1। तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ से कम है ना, तो ये आपका 3F3। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। हुंड के प्रथम नियम के अनुसार समान मुद्रा के कक्षकों में हुंड का नियम पालन करते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, मल्टीप्लिसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। अतः हम कह सकते हैं कि अधिक मल्टीप्लिसिटी वाली अवस्था लोएस्ट होगी। हुंड के सेकंड नियम के अनुसार सेम मल्टीप्लिसिटी वाले एक से अधिक पदों में वह पद
लोएस्ट स्टेज को शो करेगा, जिसके लिए ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अर्थात ml अर्थात l का वैल्यू अधिकतम। तो इस प्रकार से हम लोग टाइम सिंबल निकालते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपने देखी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यह फायांस सुचिडा नामक वैज्ञानिकों के द्वारा व्यवस्थित की गई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके द्वारा? फायांस सुचिडा। स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज फायांस सुचिडा। फायांस और सूची के द्वारा व्यवस्थित की गई थी। इसमें बताया गया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा वीक लिगेंड है। तो सबसे वीक लिगेंड तो हेलोजेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बोनिल होते हैं, और ये CFT के अनुसार बताया गया था। अब हम बात करेंगे ऑरेगल डायग्राम की, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है D1 और D9 के लिए। D1 और D9 के लिए ऑर्गल डायग्राम की बात करेंगे। इसके लिए पहले हम बात करेंगे मूलिकन सिंबल की। एक टेबल है, इसके अनुसार हम लोग बताएंगे। ये टर्म अक्षर है, ये डीजेनरेंसी है, और ये मूलिकन सिंबल है। इसमें दो प्रकार से मूलिकन सिंबल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में टर्म यदि ऐसे है तो डीजेनरेसी इसमें क्या होगी? एक। और ऑक्टाहेड्रल के लिए ये होगा A1G, और टेट्राहेड्रल के लिए होगा A। याद रखने वाली बात है। इसका ब्यौरा बताया गया है APP लीवर की बुक, एक रेफरेंस बुक है जो आप आगे बड़े होकर के MSc की क्लास में जाकर के जब आप इनॉर्गेनिक स्पेशल लेंगे और पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि ये कैसे A1G और A है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो P है। P के लिए डीजेनरेसी है वो 3 है, 3 ऑर्बिटली होते हैं इसमें। तो P के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? T1G, और टेट्राहेड्रल के लिए T1। अब यहाँ पर बस यही फर्क है, यहाँ G वर्ड यूज किया गया, यहाँ G वर्ड यूज किया गया, यहाँ G नहीं किया गया। वो आपको पहले बताया गया था कि टेट्राहेड्रल के अंदर जीरेट और जीरेडिटी नहीं होती, मतलब सिमेट्री नहीं है, तो G वर्ड यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट टर्म D है। D के लिए ऑर्बिटल 5 है डीजेनरेटेड।
तो इसके लिए तो आपको पहले से पता ही है, दो प्रकार से टेट्राहाइड्रल है, एक तो Eg है और एक आपका है T2G। और ये यदि बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, E एंड T2, इसमें हम G वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टर्म जो है वो F, इसके साथ है तो इसके टर्म सिंबल भी इसी प्रकार से है। ऑक्टाहाइड्रल में तो है A2G, T1G और T2G। और टेट्राहाइड्रल के लिए G हटा देंगे, A2 T1 T2। ये हमारे पास एक मूल्यांकन सिंबल है ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का टर्म के हिसाब से। याद रख लेना इसको। S के लिए एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए एक, P के लिए 3 है तो 3, D के लिए 5 है तो 5, F के लिए 7 है तो 7। जनरली आप लोगों ने D का पढ़ा Eg और T2G, इसके लिए ऑक्टाहाइड्रल Eg और T2G और टेट्राहाइड्रल के लिए E और T2। लेकिन इसमें यदि P की बात करेंगे तो T1G और इधर T, इधर A1G और इधर A, और इधर A2G प्लस T1G प्लस T2G। तो ये इसमें A2 T1 और T2। ये हमारे पास एक टेबल है जो भिन्न भिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों में स्प्लिटिंग बताती है। इस टेबल से हमें ये पता है कि जिस प्रकार SPDF कक्षकों की समरसता 1, 3, 5 और 7 होती है, उसी के समान SPD और F की समरसता होती है। मतलब स्मॉल वाले, कौन से वाले, इस वाले, इनकी समरसता जैसी होती है वैसे ही इनकी होती है। मतलब समरसता इन दोनों की इक्वल है। यहाँ ए का मतलब है नॉन डीजेनरेट। अब यहाँ पर क्लियर समझ लें ए का मतलब। अब यहाँ पर ये ए क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ए का मतलब है नॉन डीजेनरेटेड, नॉन डीजेनरेटेड ए। इसको हम कह सकते हैं अनपब्रस्ट। और ई का मतलब है डबली डीजेनरेट, ये तो पहले आपको बताइए, डबली डीजेनरेट। और टी का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट। ए यहाँ पर ये हो गया, ए यहाँ पर है नॉन डीजेनरेट। अब जैसे यहाँ पर बात करें एस के लिए A1G है तो ये नॉन डीजेनरेट है, और बी के लिए बात करें तो ये टी है तो ये ट्रिपली डीजेनरेट है, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है। इसमें ए के ऑर्बिटल है तो इसमें डीजेनरेसी नहीं है, नॉन डीजेनरेट ए है और इसमें टी है। और डी के लिए ई और T2 दोनों है। ई में तो डबल हो गया और टी का मतलब ट्रिपल हो गया, जी का मतलब जी रेट। एफ के अंदर ये ए का नॉन, टी का ट्रिपली, टी का ट्रिपली, ए का नॉन, टी का ट्रिपली, टी का ट्रिपली। तो इस प्रकार से इनकी नॉन, इनके टर्म है। टेट्राहाइड्रल से स्ट्रक्चर में सिमेट्री सेंटर नहीं होता, इसलिए जी का यूज नहीं करते। वी नोट यूज टर्म जी इन tetrahedral because there are no symmetry center। इसमें हम जी का यूज नहीं करते क्योंकि इसमें सिमेट्री सेंटर नहीं है। तो ये बातें थी मूल्यांकन के सिंबल में, हमने इस प्रकार से बताई कि A, T1, T2, G क्या है। अब हम इसको ऑर्गल डायग्राम के अंदर थोड़ा सा थोरोली देखेंगे। ऑर्गल डायग्राम के, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको हम D1 और D9 के लिए पढ़ेंगे। पदों की ऊर्जा के संबंध क्रिस्टल क्षेत्र प्रबलता DQ के साथ चित्रित करने वाले कोरिलेशन डायग्राम को ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। मतलब जो टर्म है उनकी एनर्जी का रिलेशन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता DQ के साथ चित्रित करने वाले संबंध, इसी को हम ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। ऑर्गल डायग्राम सिर्फ वीक क्रिस्टल फील्ड के लिए होते हैं, ये ध्यान रखें। ऑर्गल सिर्फ वीक क्रिस्टल फील्ड, दुर्बल क्रिस्टल क्षेत्र। ये डायग्राम बहुत ही सरल होते हैं क्योंकि इनमें सभी पदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये डायग्राम सिर्फ उन्हीं पदों को सम्मिलित करता है जिनकी मल्टीप्लिसिटी
स्पेक्ट्रमी ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी के समान है। जैसे D2 के लिए ये हैं 3F 1D 3P 1G और 1S। तो D2 विन्यास के लिए लोएस्ट जो स्टेज है वो 3F है, अतः ऑर्गन में सिर्फ 3F और 3P को ही हम स्प्लिट करते हैं। जैसे ऑर्गन के लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको, किसके लिए, D2 विन्यास के लिए। इसके लिए क्या क्या टर्म सिंबल आए थे, इसके लिए टर्म सिंबल है 3F 1D और 3P और 1G और 1S। ये टर्म सिंबल है D2 के लिए। ये फैक्टोरियल फॉर्मूले से निकलते हैं, मल्टीप्लिसिटी निकलती है, तो इस प्रकार से ये टर्म सिंबल निकलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके लिए सिर्फ D2 विन्यास की स्थायी निम्नतम अवस्था F3 है, ग्राउंड स्टेट, और वो भी स्टेबल, सिर्फ ये है। अतः ऑर्गन सिर्फ में 3F तथा 3P का ही विपाटन दिखाते हैं। तो ऑर्गन में किस किसको, एक इसको और एक इसको दिखाएंगे, 3F और 3P एंड 3, इन्हीं का ही स्प्लिटिंग शो इन ऑर्गन एनर्जी डायग्राम, इसमें दिखाएंगे। और ये किस प्रकार से है, ये देखिए आपको बताया था टर्म की एनर्जी ये रहा, और एक DQ की एनर्जी, उनके बीच का रिलेशन ही तो है, ये इधर DQ आ गया, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो ये 3F है और ये 3P है, ये दो प्रकार से स्प्लिटिंग शो करेगा। तो 3F में तो हमने पहले देखा था कि 3 प्रकार से हैं, F के अंदर देखा था ना 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार से A, T2 और T1 तीनों हैं, हमने टेबल में बनाया था। टेबल में बनाया था ना, ये A2, एक बनाया था हमने T2 और एक बनाया था हमने T1, और ये सारे ऑक्टाहेड्रल में तो G है ही इसके साथ। और अब लेवल कौन सा है इसका, 3rd है। तो मल्टीप्लिसिटी सबकी कितनी है, 3। ये F की बात कर रहा हूँ, F की बात कर रहा हूँ। अभी टेबल के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे पहले टेबल में F को तोड़ा था, S के लिए 0 था, P के लिए अपने और D के लिए T2G और EG दोनों थे, और इसके लिए 3 प्रकार के हमारे पास आए थे मूलिकल सिंबल में। तो 3 में T1, T2 और A2 था। A2 तो नॉन वाला है और T2 T1 ट्रिपली डिजेनरेट है, G का मतलब यहाँ 0 है। तो ये है F के लिए, ये किसके लिए है, F के लिए, 3F के लिए। अब हम 3P की बात करेंगे, तो 3P की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस प्रकार से बता दूं, 3P के अंदर तो सिंगल ही तो था, 3P में सिंगल ही तो था, और उसका वैल्यू क्या था, T1 था, T1G था, T1G। तो ये वैल्यू क्या थी, तो ये 3 हो गई। और ये P के लिए है, ये D के लिए था, तो F से D के अंदर ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन है। एनर्जी तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, और ये भी सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है F से P में। तो 3T1G से हो रहा है 3T1G, ये देखिए, और बीच में ये T2G और A2G 3F के हैं। 3T1G 3T1G, इस आरेख में सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होते हैं, क्योंकि सभी पदों की जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होती है। D2 विन्यास वाले संकलों में 3 प्रकार के चक्र होते हैं। 3 प्रकार के चक्र हमने इसमें देख लिए कौन कौन से हैं। एक तो है 3T1G, 3T1G ये वाला F वाला है,
एफ वाला है, इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के हैं। एक तो 3T1G एफ वाला है, ये कहाँ जा रहा है 3T2G। मान लेते हैं ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है 3T2G। 3 प्रकार के हैं और एक ये है 3। अब इसमें एक तो ये वाला ट्रांजिशन था और एक इसमें ये वाला ट्रांजिशन है और एक इसमें ये वाला ट्रांजिशन। तो ये 3T1G से 3T2G, 3T1G से ये 3T2G, और अगला है 3T1G से 3A2G। और फिर कहाँ जा रहा है 3T1G से 3T1G, लेकिन ये B है और ये F है। ये 3 प्रकार के ट्रांजिशंस है इसी डायग्राम के अंदर, ये 3 प्रकार के ट्रांजिशंस हैं। तो सभी ये ट्रिपलेट से ट्रिपलेट है, सभी संक्रमण जो है वो कैसे हैं, ऑल ट्रांजिशंस आर, सभी में ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट 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 टू ट्रिपलेट ट्रांजिशंस। अतः D2 वाले संकुलों में स्पेक्ट्रा में 3 बैंड प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऑर्बिटल आरेख में सिर्फ हाई और लो सेम मल्टीप्लिसिटी वाले पदों को सम्मिलित करने का मुख्य आधार स्पिन सिलेक्शन रूल, क्योंकि D2 विन्यास के सभी पदों को सम्मिलित करने पर अन्य स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन भी पॉसिबल होते। तो ट्रिपलेट से सिंगलेट है वो स्पिन फॉरवर्ड। तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज दुर्बल क्षेत्र संकुल में मैंगनीज +2 D5 की स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था 6A1G होती है। शेष सभी पदों की मल्टीप्लिसिटी 6 से कम है। स्पष्ट है संकुल में सभी संक्रमण चक्रण फॉरवर्ड है। ये कारण Mn+2 के संकुल बहुत हल्के रंग के होते हैं। प्रश्न आता है कई बार कि मैंगनीज सेकंड प्लस के संकुल बहुत हल्के रंग के क्यों होते हैं। तो उसका रीजन क्या लिखना है आपको कि मैंगनीज सेकंड, इसमें कॉन्फ़िगरेशन D5 है, तो स्पेक्ट्रम में लोएस्ट स्टेज 6A1G प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम में लोएस्ट स्टेज 6A1G प्राप्त होती है और से सभी पदों की मल्टीप्लिसिटी 6 से कम है। इससे संकुलों में सभी जो ट्रांजिशन है वो स्पिन फॉरवर्ड है। तो D1 और D9 के इसी प्रकार से आप लोग ऑर्बिटल डायग्राम्स बना लेंगे। अब एक D1 के लिए मैं आपको बता दूं, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में ही अलाउड है, ट्रिपलेट का सिंगलेट में फॉरवर्ड है। इसी कारण वो मैंगनीज वाला लो फॉर्म का क्वेश्चन था, उसका आंसर था। अब D1 के लिए एक एग्जांपल है। D1 के लिए टाइटेनियम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग यूज करते आए हैं। इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए जो सिंबल कितना होगा, टाइटेनियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन D1 बचा। D1 बचा तो ये 2 नंबर में है, 1/1 2 हो गया। तो 2s+1 कितना हो गया, n+1, 1 + 1 = 2, तो ये 2 हो गया। और ये पहले में है 1 2 3 4, तो ये यहाँ है तो ये +2 है, +2 है तो ये कितना हो गया, D हो गया। तो ये टर्म सिंबल इसकी कितनी होगी, 2D। ठीक है, अब एक चित्र है, चित्र के अनुसार हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम में लेते हैं। ये हमने डायग्राम लिया 2D है, सिंपल सी बात है 2D है। अब D का हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 2 प्रकार से स्प्लिट होता है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है।
लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है और एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या है? T2G और हाईएस्ट क्या है? EG। T का मतलब ट्रिपल, E का मतलब डबल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो है माइनस का 0.4 डेल्टा O और ये है प्लस का 0.6 डेल्टा। ये दो एनर्जी लेवल है। तो ये कौन सा है? कम से कम 2 है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों का 2 2 है। तो टर्म सिंबल तो ये यहाँ आ गया। EG है हमारा इसका मोलिक्यूलर का जो सिंबल लिया था हमने, इस प्रकार से D है वो 2 टाइप्स में ओक्टाहेड्रल के अंदर ये स्प्लिट होता है। तो यहाँ T2G ग्राउंड स्टेट में है और EG हाईएस्ट स्टेज में। ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। और ये कौन सी? हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट। स्पष्ट है कि 2D का पद का विभाजन D कक्षकों के विभाजन जैसा ही है, जिसमें D कक्षक के क्षेत्र में T2G और EG कक्षकों में विभाजन होता है। क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता के साथ साथ ही बढ़ जाएगा DQ के मान ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर से बढ़ता जाता है। तो D1 तो कोई ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है। अब बात करें हम D9 का। D9 की बात करेंगे तो D9 के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या है? D9 विन्यास में पूर्ण भरे हुए समेत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माने जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक वैकेंसी अर्थात छिद्र हो। अष्टफलक के क्षेत्र में D कक्षक निम्न ऊर्जा के T2G और हाईएस्ट के EG कक्षकों में विभाजित होते हैं। Cu+2 का विन्यास, ये Cu+2, यही तो D9 होगा। Cu में से जब 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो इसमें कितना होगा? D9 हो जाएगा। Cu+ में तो D10 ही रहेगा। Cu+2 में D9 हो जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा? T2G EG, T2G में 6 और ये EG में 3। और टाइटेनियम का हमने क्या देखा था? पहले देखा था टाइटेनियम का। टाइटेनियम का हमने ये देखा था T2G 1 था और EG 0 था। ये टाइटेनियम का था, ये D1 का था। अब ये D9 का है। D1 विन्यास के इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर T2G कक्षक में होते हैं, जबकि D9 में विन्यास में EG स्तर में एक छिद्र होता है। अब EG में 4 होने चाहिए, यहाँ पे एक कम है, इसका मतलब होल है, 1 होल। अतः D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण T2G से EG स्तर में होता है। वहीं D9 विन्यास में एक छिद्र का स्थानांतरण EG स्तर से T2G स्तर में होगा। ट्रांजिशन ऑफ होल इन होल का ट्रांजिशन होगा इसमें। और कहां से कहां होगा? ये EG से T2G। कहां होगा? EG से T2G में। ये बात यहां समझने वाली है। जबकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ पर इस होल का होगा। बाकी तो इलेक्ट्रॉन फिलअप है, कंप्लीट है। अतः D9 विन्यास का जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो इस प्रकार से बनाया हुआ है, देखिए। टू डी और D में तो ये 2 ही प्रकार से ये स्प्लिट है। और यही एनर्जी लेवल बीच का जो गैप है। अब ये कितना है? -0.6 डेल्टा O और ये है +0.4 डेल्टा O। तो ये 2 EG और ये 2 T2G।
तो होल का ट्रांसफर है इसमें। D1 के लिए क्या था, और D1 के लिए क्या था, T2G से EG था, मल्टीप्लिसिटी सबकी 2 थी, तो T2G से EG में था। और D9 के लिए ये तो इलेक्ट्रॉन्स का था, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अब D9 ये होल ट्रांजिशन होगा, और होल ट्रांजिशन कहाँ से होगा, EG से, T2G, 2EG से 2T2G। अब ये डबलेट डबलेट में हो रहा है। तो ये D9 का था। अब D9 और D1 को एक साथ हम किस प्रकार से शो करें, D1 और D9 को एक साथ हम शो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ये 0 है, इधर जाएंगे तो DQ बढ़ेगा, और ये सेंटीमीटर इनर्स 1, इधर जाएंगे तो DQ बढ़ेगा, DQ सेंटीमीटर इनवर्स 1। और ये बीच के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ 2D है। इधर तो मान लो इसके लिए ये है T2E और ये है T2। ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ मैं, और ऑक्टाहेड्रल की बात हमने कर ली। अब टेट्राहेड्रल के लिए हम G1 को यूज काम में नहीं लेंगे, 2 तो रखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी 2 तो है, हम G काम में नहीं लेंगे। और इस प्रकार से एनर्जी तो इंक्रीज हो ही रही है, E से T2G। अब इस तरफ जाए D9 में, ये तो है D1 में, ये है D9 में। D9 में हमें ये पता था कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, होल का हो रहा है, होल का हो रहा है E से T2 में। तो ये लीजिए, तो ये तो T2 है और ये 2E है। तो ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है कॉन्फ़िगरेशन। इनके अंदर ये ऑर्गल डायग्राम का D1 और D9 इसी प्रकार से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गल डायग्राम्स को ओवरऑल पढ़िएगा, और टाइटेनियम हेक्सा एक्वा के आयन के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी की गई है। उसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गए हैं। आपको PDF की सहायता से नोट्स भी बनाने हैं, और लगातार आप बने रहिए, नोट्स लगातार बनाते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।